चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे इसके झा ग्रुप डी का, इसके झा सर का जो ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट है हम वो करने वाले हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट 17 का कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया है। प्रैक्टिस सेट 17 का कुछ क्वेश्चन बाकी है, आज हम वही करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास को हम चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? कह रहा है कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ क्यू आर एस पर लंब है तथा कोण एस आर टी बराबर 30 डिग्री है। यदि आर एस का मान आर एस बराबर 10√2 है तो पी आर स्क्वायर का मान क्या था? देखिए क्या दिया है, एक सर्कल इस तरीके से दिया हुआ, थोड़ा सा सर्कल को समझिएगा, सही नहीं बन पा रहा। ठीक है, इसमें एक स्पर्श रेखा इस तरीके से दिया हुआ है जो वृत्त को छू के जाता है। ये हमारा सेंटर है, यहाँ से सेंटर ये लंबवत इस पे गिरा है। ठीक है, जिसको ये सेंटर हमारा ओ है, इसको बोल रहा है आर, और यहाँ से एक इस तरीके से भुजा गया है। ठीक है, इसको कह रहा है एस। ठीक है, और यहाँ से भी एक लंबवत गया है इस तरीके से, इस पॉइंट को कह रहा है आर और इसको कह रहा है टी। ठीक है, यहाँ से ये जो रेखा है ये लंबवत बिल्कुल यहाँ तक है और ये भुजा को छूते हुए यहाँ पे भी एक लंबवत है। ठीक है, और ये ओ पी क्यू आर एस टी है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आर एस का वैल्यू 10 है, यानी आर एस का वैल्यू ये से ये जो दिया गया है इसका टोटल मान 10√2 है। यानी आर एस का मान अगर 10√2 है, अगर किसी भुजा पे लंबवत को तो इन दोनों को दो बराबर भागों में काट देती है। ये एक जीवा है, क्या है? आर एस जो है एक जीवा है और जीवा पे डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। क्या करता है? अब आर एस का मान 10√2 है तो जीवा पे डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो ये क्या हो जाएगा? पी क्यू होगा, क्यू आर होगा 5√2 और क्यू एस भी हो जाएगा 5√2, यानी कि इन दोनों का मान 5√2 आ गया। आगे प्रश्न में कह रहा है कोण एस आर टी, यानी कि इस वाला कोण एस आर टी को ये वाला कोण को कह रहा है 30 डिग्री है। जब ये वाला कोण 30 डिग्री है तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ये समकोण बना रहा है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये हमारा 60 डिग्री ये हो गया और ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये कोण क्या हो जाएगा? ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री। ये कोण हमारा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अगर इस सेंटर से एक ओएस भुजा को हम यहाँ ओएस तक बढ़ाते हैं तो जब ये 30 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब देखिए जब त्रिभुज ओ आर एस देखेंगे, त्रिभुज ओ आर एस देखेंगे तो जब सभी भुजाएं, अगर किसी त्रिभुज का सभी भुजाएं या सभी कोण आपस में बराबर हो तो वो समकोण, वो त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। अब ये कोण, ये समबाहु त्रिभुज हो गया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। अगर ओ आर एस की बात करूं तो ओ आर बराबर ओ एस बराबर आर एस कितना दिया है? यहाँ पर टोटल ये 10√2 है तो ये ओ आर क्या हो जाएगा? ओ आर भी हो जाएगा 10√2 और ओ एस भी हो जाएगा 10√2, यानी इन सभी का मान हो जाएगा 10√2। अब देखिए अगर हम यहाँ से ओ क्यू वैल्यू निकाल लें, ओ क्यू का वैल्यू निकाल लें, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? किसी समकोण त्रिभुज में क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही होता है कर्ण स्क्वायर। अब यहाँ हमको लंब, ये ओ क्यू क्या है? ओ क्यू एक लंब है, तो ओ क्यू लंब है तो लंब स्क्वायर हम निकालेंगे तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे इसका नाम ही नहीं लिख दें, ओ क्यू का स्क्वायर निकालेंगे, चाहे ओ क्यू निकालेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? अंडर रूट होगा कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ये कर्ण होगा, ओ आर क्या हो जाएगा? ओ आर का स्क्वायर माइनस आर क्यू का स्क्वायर या क्यू आर का स्क्वायर।
तो चलिए यहाँ से अगर ओवर हमारा कितना है 10√2, तो 10√2 का स्क्वायर माइनस आर क्यूब कितना है 5√2, 5√2 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 दहा 100, 100 और √2 से गुना हो जाएगा 200, यानी कि 200 माइनस ये हो जाएगा 50 25 और 2 यानी कि 150, क्या हो जाएगा 50 25 2 50 सॉरी 50 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा √150, हम इसे लिख सकते हैं 25 छक्के 150 यानी कि 5√6। अब देखिए ये ओ क्यूब का मान, इस ओ क्यूब का मान हमारे पास आ गया 5√6। अब हमसे पूछा है कि ये पी आर का स्क्वायर, पी आर का ये स्क्वायर हमसे पूछा है कि पी आर का स्क्वायर, अब जब हमारा इसका वैल्यू हमारे पास आ गया 5√6 और ये भुजा जो है पीओ जो है ये कितना हो जाएगा, जब ये समान है, देखिए ये एक त्रिज्या है, मान लीजिए ओएस को अगर हम एक त्रिज्या मान लें तो 10√2 है, तो ये पीओ का मान क्या हो जाएगा, पीओ का मान भी 10√2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि जब सेंटर से ये दोनों भुजाओं का मान ओएस का मान अगर 10√2 है तो इसे हम त्रिज्या मान लेंगे, जब ओएस का मान इतना है तो ओपी का मान भी 10√2 हो गया। बात समझ में आ गया। अब पीआर हमारा क्या है, पीआर हमारा कर्ण है, क्या है, तो पीआर स्क्वायर बराबर, पीआर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर या क्यू आर का स्क्वायर। ये यहाँ भी पाए, ये भी समकोण त्रिभुज है। देखिए जब पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर लिख देते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में ये समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हमारा कर्ण क्या है यही निकालना है पी आर का वैल्यू, तो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर ये टोटल हो जाएगा 5√2 प्लस 10√2, यानी कि 5√2 प्लस 10√2 का स्क्वायर, और क्यू आर का वैल्यू कितना है 5√2, यानी कि 5√2 का स्क्वायर। अब देखिए ये ए प्लस बी पे खुलेगा, क्या होगा ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर यानी कि 5√2 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि 10√2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 5√2 इंटू 10√2 बराबर ये हो जाएगा 25 50 25 और √2 का 2 यानी 25 दूना 50, ये डायरेक्ट यहाँ 50 लिख दी। अब 5√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 10√2 का स्क्वायर हो जाएगा 10 दहा 100 और 100 दू 200, 200 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 5 10, 10 दहा 100 ये हो जाएगा 200 प्लस 50। अब इसको जोड़ दीजिए 200 और 200 400 और 400, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं 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 मामला गड़बड़ आ गया। यहाँ 5√6 है हमारा, ये जो है 5√2 नहीं 5√6 है, 5√6 ओ क्यू का मान, देखिए ओ क्यू का मान 5√6 है, इसलिए मामला यहाँ गड़बड़ा गया। सिर्फ यहाँ पे हमको कर देना है 5√6 और यहाँ पे कर देना है 5√6, मामला ठीक हो जाएगा। अब 50 25, अब 25 छक्के 150 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 200 का 200, 2 5 10, 10 दहा 100 प्लस 100 रूट में हो जाएगा 12 प्लस 50। अब देखिए 50 200 300, 300 और 200 500, यानी कि 500 और सॉरी 150 400 प्लस 100 रूट 12, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा हो जाएगा, यहाँ से अगर हम ये दो कॉमन ले लें, √12 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√2, 2√3 होगा तो ये हो जाएगा 400 प्लस 200√3, तो यहाँ से 200 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 2 प्लस √3, यानी 200 इंटू 2 प्लस √3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 200 इंटू 2 प्लस √3 आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि 500 रुपया की धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से समान समय के लिए निवेश, दोनों राशियों पर प्राप्त कुल ब्याज 480 है, तो दूसरी धनराशि ज्ञात। देखिए
सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन सर, पी माने प्रिंसिपल, आर माने रेट, टी माने टाइम, यानी कि मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, यही सिंपल इंटरेस्ट होता है। लेकिन ये 2 बार किया जा रहा है, ठीक है। और एक का मूलधन हमें दिया है, दूसरे का मूलधन ज्ञात करने को बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है कि साधारण ब्याज हमें कितना मिलता है, तो 480 रुपया मिलता है, ठीक है। तो पहले कितना निवेश किया गया, 500 रुपया निवेश किया गया 12% के दर से 4 वर्ष के लिए बटे 100। अब इसको जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों पे जोड़ के मिल रहा है, दोनों पे जोड़ के कितना ब्याज मिल रहा है, 480 रुपया मिल रहा है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे। हमने मान लिया कि दूसरे का मूलधन हमको नहीं पता है, तो उसको हमने एक्स वाई जेड कुछ भी मान लिए, हम इसको एक्स मान लिए। फिर इसका रेट कितना है, 10% की रेट से, समय इसका बराबर है बट्टे में 100। अब देखिए इसको काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 480 बराबर हो जाएगा 12 5 60, 4 5 20, 12 24, यानी कि 240 प्लस ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये हो जाएगा 4x बट्टा 10। 240 को इधर करेंगे, 480 माइनस 240 बराबर 4x बट्टा 10। 480 में से 240 जाएगा, कितना हो जाएगा, 240 बराबर 240, इस 10 को इधर गुना कर देते हैं तो ये 10 हो जाएगा बराबर 4x। 4 से 24 को काट देंगे, कितना बार में, 60 बार में, तो ये x का मान कितना आ गया, 600 रुपया। यानी कि दूसरा जो मूलधन था वो 600 रुपया पे निवेश किया गया था, तो इस x का वैल्यू कितना आ गया, 600 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि रिया ने 15,860 रुपया की धनराशि पर अपनी 3 पुत्रियों ए, बी तथा सी के नाम इस प्रकार निवेशित किया कि उन्हें क्रमशः 2 वर्ष, 3 वर्ष तथा 4 वर्ष बाद समान ब्याज प्राप्त हुआ। यदि एसआई की दर 5% वार्षिक हो तो ए, बी तथा सी में निवेशित धनराशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एसआई जो है, एसआई बराबर है, यानी कि जो साधारण ब्याज जो मिल रहा है ये बराबर है। जब इस तरह का केस हो कि जब एसआई बराबर हो और किसी संख्या का अनुपात हमसे पूछे, तो बस एक चीज लगा देना है, 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 अनुपात 1/R3T3। एकदम डायरेक्ट इसको लगाना है। 1/, पहला का रेट 1 कितना दिया है, पहला का रेट तो हमारा समान है 5 है, पहला का वर्ष कितना दिया है 2, दूसरा का दिया है 3 वर्ष, तीसरा का दिया है 4 वर्ष, तो 5 गुना 4, ये क्या हो जाएगा 1/10 अनुपात 1/15 अनुपात 1/20। यही हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बस इसमें यही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब एसआई बराबर हो, जब एसआई बराबर हो तभी ये करना है, अन्यथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है कि पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 है, यानी कि फादर और मदर का जो अनुपात है वो 11:10 है, ठीक है। पिता और माँ ही लिख देते हैं, सही से नजर आएगा। पिता और माँ का जो आयु का अनुपात है वो 11:10 है, ठीक है। जब उनके बेटे का जन्म हुआ था तो पिता और माँ के उम्र का अनुपात 19:18 था। जब बेटा का जन्म हुआ था तो उसका अनुपात कितना था, 19:18 होगा। जब पुत्र की आयु वर्तमान आयु से दुगनी हो जाएगी तो पिता एवं माँ के वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए हमने मान लिया कि पुत्र का वर्तमान आयु को हमने क्या मान लिया, x। उसके बाद हम देख रहे हैं कि पिता का अभी और उस वक्त के उम्र में कितना का अंतर है, तो देख रहे हैं माँ के आयु में अंतर भी 8 है और पिता की आयु में अंतर भी 8 रेशियो, यानी कि इन दोनों का रेशियो हमारे पास समान है। जब समान है और कह रहा है कि वर्तमान आयु से पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी हो जाएगी, हमने क्या माना कि पुत्र की वर्तमान आयु x है तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। तो 2x बराबर को अगर हमने 8 मान लिया तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x का वैल्यू जब 4 आ गया तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी,
11 + 4 यानी कि 15, और माता की उम्र क्या हो जाएगी 10 + 4 यानी कि 14, यानी कि अनुपात हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 15:14 हमारे पास आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो 15:14 यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूँ तो मेरी रेलगाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है, परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूँ तो रेलगाड़ी के रवाना होने से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुँच जाता हूँ, तो मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं, बिल्कुल अगर हमसे दूरी पूछ रहा है तो सबसे पहले करना है कि चालों का गुणनफल, क्या करना है, चालों का गुणनफल यानी चालों का गुना बटा चालों का अंतर। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो चाल दिया रहे सबसे पहले उनका गुना कर लीजिए, उनका अंतर कर लीजिए, फिर गुना में करिए समय का अंतर, समय का अंतर। अब देखिए समय का अंतर किस तरीके से लेना है, अगर मान लीजिए आप 7 मिनट लेट से पहुंचते हैं, आप 5 मिनट पहले पहुंचते हैं, तो लेट और प्लस क्या हो जाएगा, ये कितना मिनट का अंतर हो जाएगा, ये 12 मिनट का अंतर हो जाएगा। ठीक है, 7 मिनट लेट पहुंचते हैं, आप 5 मिनट पहले पहुंचते हैं, 7 मिनट लेट और 5 मिनट पहले, तो ये समय का अंतर कितना हो जाएगा, 12 मिनट का अंतर हो जाएगा समय में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 किलोमीटर की गति से चलता है तो 7 मिनट लेट हो जाता है, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा का चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है, तो 5 गुना 6 और इसका अंतर हो जाएगा 6 - 5 गुना कितना समय का अंतर हो जाएगा, 7 मिनट पहले छूट जाती है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 7 - 5 = 12, और इसे घंटा में बदलने के लिए 12/60 से हमको गुना करना होगा। तो बस 6 × 5 = 30 गुने 6 में से 5 गया 1, कोई वैल्यू नहीं, 12/60, ये हो जाएगा 30 दूना 60, 2 × 6 = 12, यानी दूरी कितना है, तो 6 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि एक फल विक्रेता 10 रुपया में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपया में 5 की दर से उतने ही संतरे और खरीदता है, यानी 2 बार वो संतरे खरीदता है। ठीक है, एक बार 10 रुपया के 4 को खरीदता है, एक बार 10 रुपया के 5 को खरीदता है। ठीक है, और उतने ही संतरे खरीदता है और 20 रुपया में 9 की दर से सारे संतरे बेच देता है, तो उसे कितना % लाभ या हानि हुआ, ये पूछा जाता है। देखिए जब रुपया और वस्तु का केस हो ना, कभी भी रुपया और वस्तु का केस हो तो रुपया को ऊपर रखिए और वस्तु को नीचे रखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 बार खरीद रहा है, पहला खरीद रहा है 10 रुपया के 4 गो प्लस 10 रुपया में 5 गो। ठीक है, अब ये 10 के 4 खरीद रहा है और 10 के 5 खरीद रहा है, तो इन दोनों को औसत हम लेंगे। ठीक है, कि इन दोनों का औसत के हिसाब से वो कितना का क्या खरीदा है। ठीक है, तो इसका औसत एवरेज क्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा, एवरेज क्रय मूल्य संतरा का क्या हो जाएगा, बट्टे 2 कर देंगे। तो अब देखिए 10/4 प्लस एलसीएम हो जाएगा, मान लीजिए 20 हो गया, 4 × 5 = 20, 5 × 50, 5 × 20, 4 × 40 बट्टे 2, ये हो जाएगा 40 और 50 90 बट्टा ये 20 इधर आ जाएगा तो 40, यानी कि 9 रुपया का 4 गो खरीदा, उसका एवरेज यही हुआ, यानी संतरा खरीदने का उसका एवरेज क्या हुआ, 9 रुपया का 4 गो खरीदा। अब देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हम निकालें तो 9 रुपया का 4 खरीदा। अब बेच कैसे रहा है, बेच रहा है ये 20 रुपया में 9 की दर से, यानी 20/9 के दर से बेच रहा है। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 99 81 20 चौके 80, अब 20 चौके 80। अब देखिए 81 रुपया का खरीदा है और 80 रुपया का बेच रहा है, इसका मतलब है कि उसको हानि हो रहा है। अब 81 रुपया का कोई आदमी खरीदे और 80 रुपया में बेचे तो उसको 1 रुपया का यहाँ पे लॉस सीधे दिख रहा है, तो 1 रुपया का हानि होता है किस पे, तो 81 रुपया पे, तो 100% पे उसे कितना का लॉस होगा, यानी कि 100/81% का उसको हानि होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा,
100/81 यानी कि हानि हो रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 25 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद वे बीमार पड़ जाते हैं। अब बीमार पड़ जाएगा तो काम छोड़ के चला जाता है, तो शेष काम सी 3 दिन में पूरा करता है। तो बताएं सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। अब देखिए ए एक काम कितने दिन में करता है, 20 दिन में। बी इस काम को कितना दिन में करता है, 25 दिन में। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, हमने एलसीएम ले लिया 100, तो ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 100/20 यानी कि 5 की एफिशिएंसी से काम करेगा। और बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 100/25 यानी कि ये 4 के, ये इन दोनों का क्षमता है। ठीक है, अब देखिए ए और बी का कार्य देखिए, ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 5 4 9, और ये कितना दिन तक काम करता है लोग, 10 दिन तक काम किया। तो 10 दिन तक काम करेगा तो कितना काम करेगा, 90 काम करेगा। जब 90 ये काम कंप्लीट कर दिया, काम करना है 100 वो, तो कितना शेष बचा, 10 काम शेष बचा। तो 10 काम सी 3 दिन में समाप्त कर देता है। सी जो है 3 दिन में 10 काम करता है, यानी कि वो एक दिन में कितना काम करेगा, 10/3 काम करेगा। एक दिन में 10/3 काम करेगा। तो बताएं सी अकेला उस पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। सी अकेला इस काम को, यानी सी की एफिशिएंसी कितना है, ये 10/3 की एफिशिएंसी है, तो एक काम कितना दिन में करेगा। अगर एक काम की बात करें तो ये टोटल काम कितना है, 100 काम। 100 काम को 10 कितना दिन में करेगा, 10/3 यानी कि 30 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि एक समान लंबाई की 2 मोमबत्ती एक साथ जलाई गई। पहली मोमबत्ती 4 घंटे में समाप्त हुई, जबकि दूसरी 3 घंटे में, यह मानते हुए कि दोनों मोमबत्तियां अचर दरों से जल रही हैं। तो बताएं कि कितने घंटे बाद पहली मोमबत्ती की लंबाई दूसरी की दुगनी होगी। अब देखिए हमने मान लिया कि मोमबत्ती की जो लंबाई होगी उसको मैंने x मान लिया, और समय हमारा मान लीजिए कि t समय लग रहा है। ठीक है, अब मोमबत्ती मान लीजिए कोई मोमबत्ती है, अगर 4 घंटा जलता है तो मोमबत्ती की लंबाई क्या है, x है। तो मोमबत्ती की लंबाई x है, तो x माइनस xt/4 घंटे में समाप्त होता है, यानी कि अपनी कुल लंबाई के हिसाब से जलेगा, उतना समय लगेगा, कितना घंटा में, 4 घंटे में समाप्त होता है। दूसरा कह रहा है कि ये x माइनस xt/3 घंटे में समाप्त होता है, जो कि इसका दोगुना है। किसका है, उसके लंबाई का दोगुना है। बस यही इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। x × x/t = 4, ये हो जाएगा 2x माइनस 2xt/3। ठीक है, इस x को इधर भेज देते हैं और ये 2xt को इधर लेके आते हैं। इधर हो जाएगा 2xt/3 माइनस xt/4 बराबर 2x माइनस का x। ये 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8xt। 8xt माइनस 4 3 12, 3xt। 3xt बराबर क्या हो जाएगा, 2x में से x जाएगा, क्या हो जाएगा, x। 8xt में से 3xt घटेगा तो 5xt/12 बराबर x। ये x से x कट गया तो 5t बराबर 12 हो जाएगा, 12 उधर चल जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 12/5, यानी कि 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और बच गए 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 के 20, यानी कि 2 घंटा 24 मिनट हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2 घंटा 24 मिनट, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, कह रहा किसी चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने भाग नहीं लिया। टोटल मतदाता कितने हैं, टोटल मतदाता 100% है और 10% भाग नहीं लिए। भाग नहीं लिए तो कितना बच गया, यानी कि 90% मतदाता ने वोट दिया। 90% मतदाता ने वोट किया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं कि 60 मत
इनवैलिड अमान्य घोषित कर दिए गए। इसमें से 60 वोट जो है वो क्या कर दिए गए, इनवैलिड यानी कि अमान्य घोषित कर दिए गए हैं। ठीक है, ए और बी केवल 2 प्रत्याशी थे। ए और बी केवल 2 प्रत्याशी थे। ए ने बी को 308 मतों से पराजित किया। यदि सूची में दर्ज 47% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में मतदान किया, यानी कि ए के पक्ष में 47% मतदान किए, कितना में, यानी कि 90% में, यानी कि बी को जो लोग वोट किए होंगे वो लोग कितना वोट किए, 43%। ठीक है, 43% लोग ए बी को वोट किए होंगे, तो ए के पक्ष में मतदान किए हैं, तो कुल डाले गए मतों की संख्या क्या, कुल मत कितना डाले गए हैं। ठीक है, तो जो अमान्य वोट यानी कि जो इनवैलिड वोट गया है वो किसके खाते में गया होगा, इसका मतलब है कि बी के खाते में गया है। और टोटल वोट से कितना वोट से जीता है, 308 वोट से। बस 47% माइनस 43% माइनस 60 बराबर 308 वोट के बराबर है। यहाँ से कट जाएगा 47% माइनस 43% प्लस 60 बराबर 308। तो 47 में से 43 जाएगा तो 4% बराबर 308 माइनस 60। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 10 में से 6 गया 4, यानी कि 248। यानी 4% का वैल्यू अगर 248 है तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 4 छक 24, 4 दूना 8, यानी कि 1% का वैल्यू 62 वोट है। तो बोला गया है कि कुल कितने परसेंट मतदान किए गए हैं, तो मतदान कितना किया गया है, तो 90%। तो बस 90% बराबर क्या हो जाएगा, 90 गुना 62, यानी कि 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 9 छः के 54, 1 55, यानी कि 5580 ही वोट किए गए हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि 2 व्यक्ति ए और बी किसी कार्य करने के लिए 4800 रुपया ठेका लेते हैं। ए अकेला उस काम को 5 दिन में तथा बी अकेला उसे 8 दिन में कर सकता है, परंतु सी और डी की सहायता से उन्होंने उस काम को 3 दिन में पूरा कर लिया। यदि सी द्वारा किया गया काम डी द्वारा किए गए काम का दुगना है तो ठेके की राशि में ए का भाग क्या हो। देखिए, ए की बात करेंगे, ए क्या करता है, 5 दिन में काम करता है। जब 5 दिन में काम करता है तो वो किस इफिशियंसी से काम करता होगा, यानी कि 1 के इफिशियंसी से काम करता होगा। अगर इसका 1 दिन का काम हम देखें तो 1 दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/5 काम होगा। अगर इसका 3 दिन का काम देखें तो 3 दिन का काम क्या हो जाएगा, 3/5 काम करेगा। ठीक है, तो इसे इतना हिस्सा कितना मिलेगा, इसको हिस्सा मिलेगा 3/5 गुने टोटल पैसा कितना मिल रहा है, तो 4800 रुपया मिल रहा है। बस काट देते हैं, 5×45, 5 छक 30, यानी कि 960 बार में 3 0 0 36 18 के 8, हाथ में 1 9 3 27 से 28, यानी कि ए का हिस्सा कितना मिलेगा, 2880 रुपया मिल जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है कि 2 पुरुष और 4 लड़के, यानी कि 2 मैन और 4 लड़के, यानी कि 4 बॉय एक काम को कितना दिन में करते हैं, तो 10 दिन में करते हैं। एक काम को ये 10 दिन में करते हैं। ठीक है, जबकि 4 पुरुष और 5 लड़के, 4 पुरुष यानी कि 4 मैन प्लस 5 बॉयज इस काम को कितना दिन में करते हैं, तो 6 दिन में कर सकते हैं। तो उन पुरुषों और लड़कों को मजदूरी उनके कार्य निष्पादन के अनुसार दी जाती है। तदनुसार यदि एक पुरुष की दैनिक मजदूरी 40 रुपया हो तो एक पुरुष और एक लड़के की दैनिक मजदूरी का अनुपात कितना होगा, यानी अनुपात हमसे पूछ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम काट देंगे, 2 5 10, 2 3 6, गुना करेंगे 5 दूना 10 m प्लस 5 के 20 बॉय बराबर 3 के 12 m प्लस 3 5 15 बॉय। अब देखिए m का संख्या ज़्यादा इधर है, y की संख्या इधर है, y को इधर लेंगे, यानी कि 20b माइनस 15b बराबर हो जाएगा 12m माइनस 10m। ये क्या हो जाएगा, 20 में से 15 जाएगा, क्या हो जाएगा
20 में से 15 जाएगा 5 बॉय बराबर 2m। तो मैन और बॉय का रेशियो क्या हो जाएगा, मैन और बॉय का रेशियो क्या हो जाएगा, मैन इधर जाएगा बॉय इधर जाएगा, यानी कि 5:2। यानी कि मैन और बॉय का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:2। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा 5.2 यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है कि एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है। उसके बाद वह दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,100 में 15% हानि पर बेचता है। तदनुसार उस निर्माता के लिए उस वस्तु की लागत मूल्य क्या है। देखिए 10% का मतलब क्या होता है, 10% प्रॉफिट का 10% का मतलब होता है 10/100 यानी कि 1/10। नीचे वाला होता है कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला होता है प्रॉफिट। यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। यानी कि 10% का लाभ होता है, इसका मतलब है कि 10 रुपये का सामान हम 11 रुपये में बेच रहे हैं। दूसरे में कह रहे हैं कि 20% का प्रॉफिट पे, तो 20% का मतलब होता है कि 20/100 यानी कि 1/5, यानी कि 5 रुपये का सामान हम 6 रुपया में, नीचे वाला कॉस्ट प्राइस ऊपर वाला प्रॉफिट लॉस लेते हैं। अगर प्रॉफिट होगा तो एक जोड़ देंगे, लॉस होगा तो एक माइनस कर देंगे। 5 रुपये का सामान कितना में बेचेंगे, 6 रुपये में। दूसरा केस में कह रहा है कि 15% हानि पर बेच रहा है, तो 15% का मतलब होता है 15/100 यानी कि 5 दिया 15, 5 से 20 यानी कि 3/20। नीचे वाला होता है कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला होता है प्रॉफिट या लॉस। यहाँ लॉस हो रहा है, इसका मतलब है कि 20 रुपये के सामान को हम 17 रुपये में बेच रहे हैं। मामला से अब देखिए इसको काट दे, 2 दहा 10, 2 3 6, 11 3 33, 33 17 से गुना करेंगे तो 561 आ जाएगा। 10 दहा 100, ये हो जाएगा 500, यानी कि 561 का वैल्यू दिया है 56,100। कितना दिया है, 56,100, यानी कि ये कितना गुना है, तो 100 गुना है। तो कॉस्ट प्राइस भी हम 100 गुना कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 50,000 रुपया। यानी कि इस वस्तु का लागत मूल्य कितना था, तो 50,000 रुपया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये एक मेथड है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो 56,100 को लेंगे, 100% प्रॉफिट होता है तो 10% प्रॉफिट होता है तो 100 गुना 100/10। फिर 20% प्रॉफिट होता है तो 100/120। फिर दूसरे में होता है 15% हानि यानी कि 100/50। उसको काट पीट करेंगे तो भी आपका आंसर इतना ही आ जाएगा। या आप इस तरीके से करें या उस तरीके से करें, आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन ये इजी प्रोसेस है। आपको 10% का वैल्यू याद होना चाहिए कि 10% का मतलब होता है 1/10 यानी 10 से 11। 20% का मतलब होता है 1/5 यानी 5 से 6। 15% का मतलब होता है कि 3/20 यानी 20 से लेकर 17। अगर लॉस होता है तो, अगर प्रॉफिट होता है तो 20 से 23 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 50,000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 216 है और उनका HCF 27 है, तो उनमें से एक संख्या क्या होगी। अब दो संख्या मान लीजिए x और y का योग दिया है 216 और इसका HCF कितना दिया है 27। HCF से भाग दीजिए, ये कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में। जब ये 8 बार में कट गया तो अगर इसका पेयर्स की बात करें तो इसका पेयर्स क्या हो जाएगा, 1 7 और 3 5 इसका पेयर हो जाएगा। अब देखिए 1 5 1 7 3 5 इसका पेयर हो गया। तो अगर 1 से 27 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 27। फिर 27 को 7 से गुना 27 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 81। फिर 27 को 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 दूना 14 4 18 189। और फिर 27 को 5 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 5 दूना 10 3 13 यानी कि 135। ये हमारा हो गया। अब देखते हैं इनमें क्या क्या दिया है। तो हम देखेंगे कि इसमें सिर्फ एक ही संख्या दिया है 81। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 81 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।